वेलकम बैक दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में जो लोगों के दिमाग में अभी तक एक सवाल बनकर बाकी है। हिंटर काइफेक मर्डर केस। हिंटर काइफेक जर्मनी में बवेरिया राज्य में बसा हुआ एक छोटा सा फार्म हाउस है। पर सबसे पहले हमें इंसिडेंट्स कैसे हुआ, इस फार्म हाउस में पहले कौन कौन रहता था, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही हमें केस स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वैसे तो हिंटर काइफेक फार्म ही है, ग्रूबर फैमिली का खुद का ओन किया हुआ फार्म था और उन्होंने ये बनाया था 1863 में। और इस फार्म हाउस में टोटल 6 लोग रहते थे। घर के सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य यानी एंड्रियस ग्रूबर जो 63 साल के थे, उनकी बीवी कैजिलिया जो 72 साल की थी और उनकी एक विधवा बेटी विक्टोरिया जो 35 साल की थी। वैसे तो विक्टोरिया अपने पति के मरने के बाद से ही फार्म हाउस पे रहने लगी थी और विक्टोरिया के 2 बच्चे भी थे। एक थी कैजिलिया जो बस 7 साल की थी और हाँ, उसने उसके मदर का ही नाम रख दिया था, और उसका 2 साल का बेटा जोसेफ। पर ये तो अभी हमारे पास 5 ही फैमिली मेंबर्स हुए और एक उड़ता है उनकी मेड मारिया जो थी 44 साल की। वैसे तो ये सारे के सारे फार्म हाउस पे रहते थे 6 लोग, जैसे कि हमने पहले बात की थी। पर ये इंसिडेंट होने के पहले ग्रूबर फैमिली के नेबर्स का कुछ कहना था। जो एंड्रयूस था वो बहुत गुस्सेल और एग्रेसिव टाइप का इंसान था और वो जो भी फार्म हाउस के आसपास से लोग जाते थे वो उनके ऊपर हमला कर देता था। और ये बात बस इधर तक ही सीमित नहीं रहती, एंड्रियस उसके फैमिली के साथ भी वैसे ही बिहेव करता था। नेबर्स लोग का ये भी कहना है कि एंड्रियस ने एक बार उनके बच्चों को ठंड के मौसम में तहखाने में बंद करके रख दिया था कई दिन तक, और उस चीज की वजह से एंड्रियस की सबसे छोटी बेटी सोफिया का निधन भी हो गया था। मतलब तुम लोग सोच ही सकते हो कि एंड्रियस किस तरह का आदमी था। पर 6 मंथ पहले कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब घटना घटी थी। उनके इधर काम करने वाली एक मेड क्रीगर, उसने अचानक काम पे आना बंद कर दिया था और बाद में ये पता चला कि क्रीगर को कुछ फुटस्टेप की आवाज ऊपर वाले माले से आ रही थी और उसने ये गृहित धर लिया कि वो फार्म हाउस है और इसकी वजह से उसने उधर काम करना ही छोड़ दिया था। पर मार्च 1922 के आखिरी हफ्तों में फार्म हाउस पे कुछ ऐसी अजीबोगरीब चीजें होना स्टार्ट हो गई जिससे हम भी ये सोच सकते हैं कि शायद वो फार्म हाउस हो सकता है। एंड्रस ग्रूबर का ये कहना है कि फार्म हाउस के पास नो में कुछ फुटस्टेप आते हुए दिखे थे जो उसके फार्म हाउस के अंदर भी जाते हुए उसको दिख रहे थे, पर वापस आने का कोई भी निशान उसको नहीं दिखा। एंड्रस को एक और चीज उसके फार्म हाउस के पास दिखती है जो था एक अननोन न्यूज़पेपर, और उसको याद ही नहीं आ रहा था कि उसने वो न्यूज़पेपर कब खरीदा था। पर बाद में उसने ये सोचा कि शायद से कोई पोस्टमैन इधर रख के भूल गया होगा ले जाना फिर से। पर बात इधर तक ही नहीं रुकती। एंड्रियस बाद में एक और चीज देखता है कि उसके जो फार्म हाउस की कीज थी उनमें से एक कीज मिसिंग थी। ये सारी बातें 31 मार्च 1922 के इंसिडेंट्स के पहले की थी जो एंड्रियस उसके नेबर्स को बता रहा था। एंड्रियस का यह भी कहना था कि उसके ऊपर वाले माले से कुछ फुटस्टेप की आवाज आ रही थी और वो उधर जाके चेक भी करता है पर उसको उधर कोई दिखता ही नहीं। और उसके नेबर्स भी यही कहते हैं कि तुम पुलिस से हेल्प ले लो या फिर हम कुछ करेंगे, पर एंड्रियस ने हेल्प लेने से साफ मना कर दिया था। वैसे तो हमें एक और बात कैजिलिया के स्कूल के दोस्त से पता चलती है कि 30 मार्च को विक्टोरिया और उसके माँ बाप के साथ बहुत बड़े झगड़े हो गए थे, जिसके कारण विक्टोरिया ने उसका घर छोड़ दिया था। पर बाद में उनको पास ही के जंगल में मिली थी। जब से उनकी वो पुरानी मेड ये फार्म छोड़ के चली गई थी, उस टाइम के बाद इस फार्म में कोई भी मेड नहीं थी और इसकी वजह से उधर एक नई मेड को लिया जाता है जिसका नाम था मारिया, और वो उधर लगी थी उसके बहन की वजह से। उसकी सिस्टर भी कुछ टाइम के लिए फार्म पे ही रुक जाती है और बाद में ये भी पता चलता है कि वही आखिरी पर्सन थी जिसने ग्रूबर फैमिली और मारिया को आखिरी बार जिंदा देखा था। वैसे तो इस क्राइम को कैसे एग्जीक्यूट किया गया ये हमें किधर लिखा हुआ तो नहीं मिल रहा ज़्यादा, पर जितना मुझे मिला है मैं उतना आप लोग को ट्राई करूंगा बताने का। रात के समय एंड्रियस, उसकी बीवी, उसकी एक बच्ची यानी कि विक्टोरिया और विक्टोरिया की बच्ची कैजिलिया, ये एक एक करके उस बाण में जाते हैं। बाण मतलब पशुओं को रोकने की जगह। वो जैसे ही एक एक करके उधर जाते हैं, किलर उन सभी को मैटॉक से मार देता है। बाद में किलर फार्म हाउस के अंदर जाता है और जिधर उसको 2 साल का बच्चा यानी कि जोसेफ जो अपने पालने में सो रहा था वो दिखता है, वो उसको भी सेम वे में मतलब सर के ऊपर मार के ही मार देता है। और आखिरी बची मारिया जिसका बस पहला दिन भी नहीं था, जो बस आज ही ज्वाइन हुई थी, और वो उसके बेडरूम में जाके उसको भी सेम वे में ही मार देता है। 1 अप्रैल का दिन आता है। हांस और एडवर्ड ये जो तो कॉफी सेलर अपना ऑर्डर लेने के लिए फार्म हाउस पे जाता है।
पर उनको मेन डोर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता, इसलिए वो अपने विंडो पे जाके ट्राई करते हैं। पर विंडो पे भी रिप्लाई आने के कारण वो उधर से निकलने का ट्राई करते हैं। और उन लोग का ये भी कहना है कि उन लोगों ने मशीन हाउस वाला रूम ओपन दिखा था, पर उन लोगों ने वो चेक नहीं किया और प्लेस को सीधा लीव कर दिया। कैजिलिया भी एक स्कूल में पढ़ती थी और उधर विदाउट रीजन एब्सेंटी लगने के कारण स्कूल वालों को भी थोड़ा सा शक हो रहा था। और तो ग्रूबर फैमिली हर संडे चर्च में प्रेयर्स पढ़ने के लिए जाते थे, पर उन लोग का एक भी मेंबर इस संडे उन लोग को दिखा नहीं, तो उन लोग को भी उधर थोड़ा थोड़ा शक होने ही लगा था। पर 4 अप्रैल के सुबह उनके एरिया का एक मैकेनिक अल्बर्ट हॉफनर जो फार्म हाउस पे एक मशीन ठीक करने जाता है, एंड्रेस ना दिखने के कारण वो अपना काम करके वैसे ही घर पे चला जाता है। पर उसी दिन 3:30 को लॉरेंज उसके 16 साल का बच्चा जॉन और 9 साल का एक स्टेप सन जोसेफ को फार्म पे भेजता है। लेटर उन बच्चों का भी यही कहना था कि फार्म हाउस पे उनको कोई भी दिखा नहीं। पर उसी दिन लॉरेंज उसके 2 दोस्त माइकल और जैकब को लेके फार्म हाउस पे जाता है। तो बाद में उनको एंड्रियस, कैजिलिया, विक्टोरिया और उसकी मदर की वाड़ी मिलती है। थोड़े टाइम के बाद ही लॉरेंस अकेले ही फार्म हाउस में चेक करने चला जाता है और उसको उधर मेड की और छोटे जोसेफ की बड़ी मिलती है। तो फिर उन लोगों ने पुलिस को कॉल करके इस घटना के बारे में बताया और केस इंस्पेक्टर जॉर्ज और उनकी पूरी टीम को दिया जाता है। इंस्पेक्टर जॉर्ज क्राइम सीन पे पहुंचते हैं उनको थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि किलर ने बॉडी उसको मूव करने की कोशिश की थी और तो किलर ने घर में कुकिंग भी की थी। आफ्टर एवरीवन फार्म हाउस के द्वार पर कैलेंडर पे 1 अप्रैल का दिन दिखा था। शायद किलर ने चेंज किया होगा। बाद में इंस्पेक्टर जॉर्ज ने सारी बॉडी ऑटोप्सी के लिए भेज दी और उधर से भी बहुत शॉकिंग न्यूज मिलती है। वैसे तो घर के सारे मेंबर्स के ऊपर मैटॉक्स से हमला किया गया था और जो ओल्ड कैजिलिया थी उसके लेफ्ट साइड के स्कल पे 8 होल मिले थे। जो विक्टोरिया थी उसके राइट साइड के स्कल पे 12 होल्स मिलते और ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा मारने के कारण ही हो रहा था। और डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि विक्टोरिया को गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई थी, पर जो यंग कैजिलिया थी उसके राइट साइड के जबड़े के ऊपर लगा था और उसको चुप करने के लिए किलर ने उसको एक आयरन रॉड से भी मारा था और बाद में वो आयरन रॉड उधर ही बाण में ही मिली थी। पर कैजिलिया के मरने की वजह पॉकेट नाइफ से गला काटने की वजह से हुई थी। पुलिस को उसकी बॉडी हाफ नेकेड भी मिली थी जो शायद किलर ने ही कर दी होगी। डॉक्टर को कैजिलिया के बाल उसके हाथ में मिले थे। शायद वो पेन उसको सहन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने वो बाल खींचने की कोशिश की होगी। पर इन सभी लोगों के मुकाबले एंड्रियस को थोड़ी अलग इंजरी मिली थी। डॉक्टर का कहना था कि एंड्रियस की मौत मैटॉक के ऊपर गिर के हुई थी और वो भी पशुओं के खाने के बास्केट में ही मिला था। एंड्रियस की मौत कैरोटिड आर्टरी को चोट लगने की वजह से हुई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह गया था और ये चोट उसके राइट साइड पे लगी थी, उसकी वजह से उसके चीक्स बोन्स भी दिखने लगे थे। वैसे तो किलर ने बॉडीज को छुपाने की भी ट्राई की थी। फार्म हाउस में मारिया के राइट साइड पे थोड़ा सा लगा था, पर उसकी मौत सर के ऊपर वाले भाग को ज्यादा जोर से मारने के कारण हुई थी और सेम वे में जोसेफ को भी मारा गया था। नॉर्मली ये सभी जब उन लोगों ने स्टार्ट किया जांच करने की तब नहीं मिले थे और बॉडीज को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर को एक और चीज पता चली कि जो यंग मारिया थी वो कुछ हावर्स के लिए जिंदा थी। तो डॉक्टर ने आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए बॉडीज को चेकिंग करने के लिए भेज दिया था, पर पुलिस को और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आजू बाजू के लोगों को पूछना स्टार्ट किया और उधर उनको एक फार्मर मिलता है जिसका नाम था साइमन। साइमन का यह कहना था कि 1 अप्रैल को 3 बजे उसको 2 लोग जंगल में दिखे थे और जैसे ही उन लोगों ने साइमन को देखा था उन लोगों ने अपना मुंह छुपा लिया था। बाद में ये न्यूज़ बाहर आने के कारण साइमन को यही लग रहा था कि शायद ये क्राइम उन लोगों ने किया होगा। पुलिस को ये लग रहा था कि चोरी के लिए कुछ लोगों ने इन लोग का खून कर दिया होगा, पर उन लोग के पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसलिए पुलिस वालों ने आजू बाजू के गाँव को काम करने वाले लोग को पूछना स्टार्ट किया और उन लोग को उधर एक आदमी मिलता है जिसका नाम था माइकल। माइकल का ये कहना है कि जब वो उस फार्म हाउस के उधर से जा रहा था तो उसको एक आदमी हाथ में लैक्टन लेके जाते हुए दिखा था और कुछ गंदी स्मेल आ रही थी जैसे कि किसी ने कपड़े जलाए हो। पर बाद में पुलिस ने ये भी चेक नहीं किया था क्योंकि पुलिस वालों को पहले चोरी लग रही थी, पर जांचकर्ताओं को सब पैसा उसके जगह पे मिला था। इसका मतलब ये चोरी भी नहीं हुई थी। पुलिस वालों को कुछ ऐसे भी प्रूफ मिले थे जैसे कि किलर कुछ दिनों के लिए फार्म हाउस पे ही रहा था। उन लोग को उधर से कुछ ब्रेड के पैकेट्स गायब दिखे थे और ताजी मछलियां भी किसी ने काटी थी। वैसे तो पुलिस को सारे के सारे हथियार मिल गए थे, पर बाद में उन लोगों ने चेक किया तो ऊपर के टाइल्स किसी ने निकाली हुई थी
पर फिर भी ये किसने किया होगा पुलिस को वो समझ नहीं आ रहा था। वैसे तो इस केस में बहुत सारे सस्पेक्ट है और पहला सस्पेक्ट था कार्ल गैब्री, जो विक्टोरिया का पति था। ऐसा कहा जाता है कि कार्ल फ्रांस के वॉर में दिसंबर 1914 को मारा गया था, पर उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं। तो लोगों को ये लगने लगा कि शायद वो कभी उस वॉर में मरा ही ना हो। पर जो विक्टोरिया का सबसे छोटा लड़का यानी कि जोसेफ, वो कार्ल और विक्टोरिया का ना होते हुए एंड्रियस और विक्टोरिया का था, इसे पूरे गांव वालों का कहना था, क्योंकि एंड्रियस ने विक्टोरिया के ऊपर किया था और ये बात कोर्ट तक चली गई थी, इसलिए कोर्ट ने एंड्रियस को 1 साल तक की सजा सुनाई थी। अगर फिर भी ये बोला जाता है कि कार्ल कभी मरा ही नहीं था और उसकी ना बॉडी मिली थी, पर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक जर्मन कैदी खुद को हिंटरकाइफेक का मर्डर बोल रहा था, पर बाद में ये पता चला कि उसको रशिया जाना था, इसलिए वो ऐसे बोल रहा था और जांच करने के बाद उसने अपना स्टेटमेंट भी बदल दिया था। सेकंड सस्पेक्ट, लोगों का कहना था कि लॉरेंस और विक्टोरिया का अफेयर चल रहा था और जो बच्चा था जोसेफ वो लॉरेंस का ही था, पर पुलिस ने और छानबीन की तब उन लोग को बहुत कुछ ऐसी बातें पता चली, जैसे कि लॉरेंस का फार्म पे आते ही बार्न के अंदर जाना और फार्म के अंदर भी सबसे पहले घुस के मारिया और जोसेफ बॉडी के बारे में बताना, और जो कीज गायब हुई थी शायद वो विक्टोरिया ने लॉरेंस को दी थी, और बाद में ये भी पता चला था कि लॉरेंस ने कुछ बॉडीज के साथ छेड़छाड़ भी की थी और छेड़छाड़ करने की वजह से कुछ प्रूफ भी उधर से वैनिश हो गए थे। फिर भी लोग का यही कहना है कि लॉरेंस ने ही फार्म हाउस के लोग को मारा होगा, क्योंकि विक्टोरिया फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रही थी जोसेफ के लिए और इसकी वजह से शायद लॉरेंस ने पूरे फैमिली को मारा होगा। और 1941 में लॉरेंस की भी मौत हो जाती है और शायद अगर उसको पता होगा कि ये सब कुछ किसने किया था तो ये सीक्रेट भी उसके साथ ही चला जाता है। थर्ड सस्पेक्ट, रिगर, जो उस फैमिली की लास्ट मेट थी, वो 1920 टू अराउंड सितंबर 1921 तक उस फैमिली के साथ रह रही थी और काम भी किया था। जब पुलिस ने उससे पूछा तो उसने 2 से 3 लोग के नाम लिए थे कि जिन्होंने ही ये मर्डर किया होगा। एक था एंटोन बिचलर, जो उस फैमिली के लिए पोटैटो हार्वेस्ट करता था, और दूसरा कार्ल बिचलर, जो एंटोन का भाई था। रिगर का ये कहना था कि एंटोन हर टाइम ग्रूबर फैमिली के बारे में बातें करता था और उसको ये कहना था कि इस फैमिली को मर जाना चाहिए। ग्रूबर फैमिली का जो कुत्ता था वो हर किसी पे भूखता था, पर एंटोन पे कभी भूखता नहीं था। रिगर का ये कहना था कि ये मर्डर कार्ल, एंटोन और जॉर्ज सीगल में साथ में करके किया होगा, क्योंकि इन लोगों को ग्रूबर फैमिली के संपत्ति के बारे में पूरी जानकारी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि सीगल ने 1920 में घर में चोरी की थी, पर उसने स्टेटमेंट को डिनाई कर दिया और पुलिस की और पूछने के बाद उसने बताया कि वो वेपन के हैंडल बनाया करता था जब वो उधर काम करता था और वो वेपन किधर रखे जाते थे इसके बारे में भी वो पता था। जब उस फार्म को तोड़ा गया तब पुलिस को उधर हथियार और एक पॉकेट नाइफ भी मिला था। रिगर ने उसके एक और स्टेटमेंट में ये कहा था कि शायद इस के अंदर थेलर्स ब्रदर भी हो सकते, क्योंकि उन लोगों ने इसी एरिया में बहुत टाइम चोरियां की थी। और एक बार थेलर रिगर को ग्रूबर फैमिली के बारे में पूछ रहा था और उसको ये भी पता था कि कौन सा फैमिली मेंबर किस रूम में सोता है। और इन्हीं बातचीत के दौरान रिगर को जोसेफ के साथ एक और अननोन आदमी दिखा था जो मशीन रूम की तरफ देख रहा था, और फिर यही अगर रिगर ने उन लोग की तरफ देखा तो उन लोगों ने अपनी नजरें हटा ली। वैसे तो ये सभी चीजें कहने की बात है, क्योंकि पुलिस को रियल पर्सन का कभी प्रूफ मिला ही नहीं था और इन्हीं चीजों की वजह से ये केस उधर ही क्लोज हो जाता। ओके, ये केस तो इधर ही खत्म हो गया, पर तुम लोग को क्या लग रहा है कि इस मिस्ट्री केस के पीछे जिन जिन सस्पेक्ट्सों का नाम लिया है उनमें से कौन हो सकता है? अभी मैं मेरा बताऊं तो मुझे लगता है कि एंड्रियस ग्रूबर और दूसरा था थेलर्स ब्रदर्स, ऐसा कुछ नाम था। मुझे सबसे ज्यादा चांसेस एंड्रियस ग्रूबर के लगते हैं, क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था कि वो बहुत एग्रेसिव और गुस्सेल टाइप का बंदा था और उसकी मौत भी थोड़ी सी अलग तरीके से ही हुई थी, गिर के। तो तुम लोगों को क्या लगता है ये जो मर्डर था ये एंड्रेस ने किया होगा या फिर थेलर ब्रदर्स? क्योंकि उनमें से एक अननोन वाला जो स्टेटमेंट था उनमें से वो दोनों मशीन रूम की तरफ देख रहे थे और हमें पहले भी ये दिखा था कि मशीन रूम का डोर ओपन था। तो क्या लगता है तुम लोग को इनमें से कौन हो सकता है? मुझे कमेंट में बता दीजिए। और मैंने फर्स्ट टाइम ये केस स्टडी वाला ट्राई किया है और आगे वीडियोस आते रहेगी। केस स्टडी के रिलेटेड तो मैं बोल नहीं सकता, पर आगे कुछ मिस्ट्रीज रिलेटेड आप मुझे आप लोग के टॉपिक्स दे सकते हो और आप लोग क्या सोचते हो इस केस के बारे में मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।